ऑपरेशन गजब लिल हक पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया। हमलों में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़हका खेज है। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है कि नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। मिलिट्री तनसीबात से मुल्हिका लॉजिस्टिक एम्यूनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ऐसा कंफर्म किया गया है। ऑपरेशन गजब लिल हक के बारे में आपको बता रहे हैं। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस नवाज साहब, ऑपरेशन गजब लिल हक पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले जारी हैं। इस सारी सिचुएशन में आगे के हालात, वाकयात, मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप? देखें, 16 मार्च की शब को काबुल कंधार में अफगान तालिबान फौजी तनसीबात की बड़ी कामयाबी से इनको निशाना बनाया है और इन हमलों में पाक फौज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह भी की है और उसको आग भी लग गई है और उनका जो तमाम जिनके जो जहाँ एम्यूनेशन था उसको आग लगी डेटोनेशन से और दूर तक शोले भी नजर आते रहे हैं। और इसके साथ कमाल ये है कि जो ज़बी अला मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि ड्रग हॉस्पिटल पे निशाना बनाया, जबकि एक अंधे को भी नजर आ रहा है। इतना एम्यूनेशन के पटाखे चल रहे हैं और आग निकल रही है वहाँ से और इस तरह की बातें कर रहे हैं। नगरान में कार्रवाई करते पाक फौज ने 4 मकामात पर और अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाए। इनमें खास तौर पर इनमें जो है इनमें लॉजिस्टिक्स का इनका एरिया है, एम्यूनेशन डंप था, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया है। और अभी ये रोजाना का रूटीन बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने डिसाइड किया हुआ है कि गजब लिल हक में अब इस ऑपरेशन को हम लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। इनके तमाम एम्यूनेशन डंप, इनके तमाम फ्यूल डंप, इनके तमाम हेडक्वार्टर, इनके तमाम टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके तमाम इक्विपमेंट स्टोरेज, इनकी इस सारी चीज़ों को आग लगाएंगे, तबाह करेंगे, ताकि ना इनके पास कोई एम्यूनेशन हो, ना कोई ड्रोन हो, ना कोई हेलीकॉप्टर हो। ये हाथ उठा के अभी पाकिस्तान से लड़ने से रहे तो खुद वो झंडे उठा के आएंगे और हम उसी वक्त इनसे एक्सेप्ट करेंगे जब ये हमें यकीन हो जाए कि इन्होंने ख्वारजियों को और हिंदुस्तान को, दाइश को तो हमारी तरफ बॉर्डर क्रॉस करने से हम रोक लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दे मीन बिजनेस और इससे अलावा इनसे हम कोई किसी किस्म की बात या इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा हारिस साहब, मैं चाहूँगी कि इस पर भी आप रोशनी डालिए कि पाकिस्तान ने तो हमेशा से अमन की बात की है, लेकिन अफगानिस्तान जो है बाज नहीं आता। रिसेंटली भी उसकी जानिब से पाकिस्तानी मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। सॉफ्ट टारगेट को हमेशा से वो निशाना बनाता है और इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो है उसकी तरफ से की जाती हैं। ऑल्दो सबको पता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसराइल और भारत जो है वो मिलकर उसको फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाक अफवाज जो है वो भी हमें जो है इसमें नज़र आती है मजबूत इरादे रखते हुए कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो जारी रहेगा। आप थोड़ा सा इसको एलेबरेट करिएगा कि कौन कौन से ऐसे उनके अहम इलाके हैं या कौन कौन से ऐसे उनके अहम जगह हैं जिनको टारगेट करना बहुत जरूरी है, जहां पर दहशतगर्द जो है वो मिलकर प्लानिंग करते हैं या इस तरह की कार्रवाइयों को सरंजाम देने की कोशिशें करने में मसरूफ होते हैं। देखें, जहां जहां ऐसी जगह थी जहां भी इनका एक बगराम एयर बेस था, हमने पूरा वहां के इनके 100 से ज्यादा इनके ड्रोन हमने तबाह कर दिए हैं। वहाँ इनके हेलीकॉप्टर खड़े थे, वो तबाह कर दिए हैं। उसके बाद वहाँ इनकी 50,000 अमेरिकन स्टाफ की राइफलें थी, वो हमने तबाह कर दी हैं। नाइट विंग गॉगल्स थी, वो हमने ख़त्म कर दी हैं। इनके बख्तबंद गाड़ियाँ थी, वो ख़त्म कर दी हैं। फिर इनके नगरहार में, काबुल में, जहाँ जहाँ भी इनके एम्यूनेशन डस्ट में लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप हैं, ट्रेनिंग कैंप हैं, जहाँ इनके कोर हेडक्वार्टर हैं, उनको हमने तबाह किया है। उसके बाद आपके सामने इनकी 32-33 हमने पोस्टों में कब्जा किया हुआ है। 192 पोस्ट में उड़ा के तबाह करके रख दिए। जहाँ से कल बाजौर से जिस जगह पर आर्टिलरी फायर, मोटर फायर, जहाँ 4 भाई शहीद हुए थे और एक बच्चा जख्मी हुआ था, वो पूरी पोस्ट में उड़ा के रख दी है। तो आई थिंक अब इनकी हमने बिल्कुल इनके साथ हमने वो सलूक करना शुरू कि जो आप इनसे ना कम बात करनी है। हारिस साहब, इस पर ये बताइए कि एम्यूनेशन स्टोरेज तबाह करने से, अब आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं हारिस साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। आबिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया गया है, उसके तबाह करने से दुश्मन की जंगी सलाहियत जो है वो किस हद तक कम हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर है एम्यूनेशन
स्टोरेज या जो लॉजिस्टिकल डैम्प है या जो उनके ऑर्डिनेंस का डैम्प है, जब उसको डंप को आप जब हिट करेंगे तो जाहिर है उनकी जो एक कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। लेकिन देखिए ये एक कंसेंट्रिक अप्रोच है जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की हुई है, क्योंकि ये जो आप कह लीजिए बॉर्डर से लेके फिर इनकी जो इनकी बटालियन हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, और फिर जो इनको फीड करते हैं जो लॉजिस्टिक का नेटवर्क, जिसमें इनके डेपोज हैं, जिसमें इनकी एमिनेशन के, फ्यूल के डेपोज हैं, तो उन सबको एक पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लान के तहत हिट किया जा रहा है और बड़ी प्रिसीजन के साथ हिट किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ वही टारगेट जो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस के लिए या पाकिस्तान के अंदर इनको जो टेररिस्ट हैं उनके एमिनेशन सब की प्रोविजन करते हैं या और उनको एनेबल करते हैं, तो वो सारे का सारा नेटवर्क जो है राइट फ्रॉम द बॉर्डर, फ्रॉम अ मैन टू द मशीन, हर चीज को हिट किया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा एक जो सिस्टम है, जब तक ये किल चेन इफेक्टिवली एंगेज नहीं होगी, जाहिर है ये खुदा न खास्ता बार बार पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बना रहेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जी, जिसको मैं समझता हूँ 3-fold स्ट्रेटेजी है, जिसको अडॉप्ट किया गया है और इस पर अमल भी किया जा रहा है। और ये जब तक ये होता रहेगा, खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश करते रहेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो उसको इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा जी। और आपने देखा कल जो था इन्होंने आर्टिलरी फायर किया और आर्टिलरी गन्स को एक गांव में ले जाके वहां से उन्होंने फायर किया अपनी तरफ वाले साइड के गांव से, और फिर जब उसको रिटेलिएट किया गया तो वो वहां से उसको छोड़ के भी भाग गए हैं और अब वो गांव के पीछे जाके जो है वो लोगों में जाके छुप गए हैं। और ये इनके वो रेगुलर ट्रुप्स हैं जो ये कर रहे हैं, और ये रजीम के ट्रुप्स हैं, ये अफगान नेशनल आर्मी, और इनकी जो आप कह लीजिए जो रेगुलर जिसको ये अपना सेगमेंट कहते हैं वो ये कर रहा है। तो आई थिंक ये इससे ये भी जाहिर होता है कि स्टेट की कितनी कनाइंस बीच में शामिल है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल लतीफ साहब साथ ही रहेगा। हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से पाक फौज कार्रवाइयां कर रही है, एक वाज़ेह पैगाम तो मिल रहा है और नुकसान भी हो रहा है अफगान तालिबान का। आपको नहीं लगता कि अफगान रजीम को अब समझ आ जानी चाहिए और वहां पर मौजूद जो आज़ाद धड़े हैं उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि मजीद इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अब उनके हक में तो वैसे भी ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं जा रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दुनिया है वो भी ये सारा कुछ जानती है कि किस तरह से अफगानिस्तान एक्सपोज हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि उनको ये सोचने की ज़रूरत है, क्यों नहीं बस कर रहे वो अब ये अभी भी? हारिस साहब, ठीक है, हारिस साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आबिद साहब, यही वाला सवाल मेरा आपसे है, क्या आप इस पर आप अपना तज्जिया देंगे? ये क्यों नहीं रुक रहे, उसकी बिल्कुल सिंपल रीजन है, क्योंकि ये देखिए कोई स्टेट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल एंटिटी नहीं है, कोई रैशनल एंटिटी नहीं है कि कोई स्टेट हो जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि अगर उसको पनिश किया जाएगा तो उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो वॉरलॉर्ड्स हैं, ये तो आर्म ग्रुप्स हैं और वो उसी तरह बिहेव कर रहे हैं। और प्लस वही आर्म ग्रुप नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं अब वो प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। तो जहाँ से जो मास्टर से, और उसकी भी दे आर पेड मर्सनरी, रेंटियर, उन्होंने अपनी स्टेट को रेंटियर स्टेट बना लिया और खुद मर्सनरीज बन गए हैं और फिर ये ओवरऑल एक प्रॉक्सी बन गए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में आप जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप कर लें, जो उनको मास्टर्स कहेंगे तो आबिद साहब उनको ये बात समझ नहीं आएगी चाहे जितना मर्जी समझा ले, क्योंकि हम लोगों ने इसका माजी में भी इसकी मिसाल देखी है। अब मैं चाहूंगी कि नंगरहार में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया है, तो अब्दुल्ला हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला है। अब्दुल्ला साहब, चूंकि वहां से अगर एक हमला किया जाएगा या मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाएगा तो पाक अफवाज उसका भरपूर और मजबूत जवाब दे कि ये तो वाजे कर दिया गया है। अब नंगरहार में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया है। आप मुझे ये बताइए कि पाक अफवाज की प्रिसीजन स्ट्राइक और मल्टी टारगेट ऑपरेशनल सलाहियत इससे कैसे नुमाया होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए नंगरहार के अंदर ये जो ऑपरेशन किया है इसकी वही वजूहात हैं जो अभी हमने कल ऑपरेशन किया था कंधार के अंदर, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इन्होंने ड्रोन भेजे तो हमने उस सारे को फ्लाइट पाथ को चेक किया, उसके सिग्नल्स यहाँ से इमिट हो रहे थे उनको देखा और उनके रेडियो सिग्नल्स को बैक ट्रैक करके जब हमने अंदाज़ा किया तो हमें पता चला कि ये टेक्निकल सपोर्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं।
तो कंधार से जो ऑपरेट हो रहा था उसको भी निशाना बनाया गया, निंगरहार के अंदर भी इसी को निशाना बनाया गया, और काबुल के अंदर जो इनका मेन सेंटर था उसको निशाना बनाया गया, जहां ड्रोन की असेंबली भी हो रही थी, जो कि इंडिया से ड्रोन आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये इजरायली ड्रोन है जिनको रीअसेंबल अफगानिस्तान में इंडियन टेक्नीशियंस के साथ मिलके अफगानी कर रहे हैं ये काम। तो ये जो सूरत हाल पाकिस्तान अफवाज ने एक हिकमत अमली इख्तियार की है, इसके अंदर जो इनके तमाम ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो इनके अहम इदारे हैं, और ख़ास तौर पे जहां मॉडर्नाइजेशन की वॉरफेयर टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने ये बड़ा वाज़ेह कहा था कि हम एक हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, हमने सबूत शवाहिद सब कुछ देख लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मीडिएशन के लिए चाइना ने कोशिश की, रूस ने की, ईरान ने की, तुर्किया ने की, कतर ने की, लेकिन बेसूद रहा। ये लोग भारत से पैसे लेते हैं, भारत के अब्दुल्ला साहब सारी कोशिशें जब बेसूद रही हैं, तो ऐसे में आके चूंकि आपने कहा है कि जो ड्रोन्स या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो इसराइल की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। अब एक तरफ अगर देखा जाए तो इसराइल जो है वो इनको इन्वेंट्री दे रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो भी जारी है। ऐसे में आके इसराइल की पोजीशन जो है आने वाले वक्त में उसको ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, कहाँ पर खड़ा देखते हैं, और इन्वेंट्री जो है उसकी क्या हैसियत बाकी बचेगी, या क्या आपके नज़र में कोई बैलेंस रहेगा? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर पहले तो इनके पास हर तरह से सपोर्ट आ रही थी, एरियल सपोर्ट आ रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्योंकि उनके जो बागराम समेत दीगर जो मिलिट्री ऑपरेशनल बेसिस थे उनको भी टारगेट किया है, जिससे भारत के जो जहाज थे वो वहां लैंड करने से कासिर हैं। अब वो कमर्शियल एरियाज के ऊपर आएंगे तो वहां जाहिर है वो एक्सक्लूसिविटी नहीं रहती, इसके नतीजे के ऊपर अब जो सीक्रेसी का एलिमेंट है वो खत्म होता चला जाएगा। दूसरी जानिब यही वजह है कि भारत से जो आपने चीखों की आवाज़ सुनी उनके वजारत खारजा की जानिब से, वो इसी बुनियाद के ऊपर है कि उनके तमाम एसेट्स अफगानिस्तान के अंदर अब एक के बाद एक पाकिस्तान के हाथों निशाना बन रहे हैं। न सिर्फ उनके जो अल्फा एलिमेंट्स थे, यानी कि उनके जो पर्सनल उन्होंने ट्रेन किए थे उनको हम निशाना बना रहे हैं, बल्कि उनकी तमाम टेक्निकल सपोर्ट सेंटर्स को भी उड़ा रहे हैं। और इसके अंदर अनकन्फर्म न्यूज़ ये भी हैं कि जो भारत के कुछ टेक्नीशियन और भारत के कुछ लोग थे वो भी इसके अंदर निशाना बने हैं, ताकि लेकिन ये बात बताना नहीं चाहते। जाहिर है ये तो एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन है, ये तो एक छुपा हुआ एक मकरू दहशतगर्दों के साथ मिलकर कार्रवाई है, इसलिए वो नहीं बता सकता। जहाँ तक इजराइल का आपने बात की, देखिए इजराइल अपने टेंटिकल्स फैला रहा है पूरे खित्ते के अंदर, और वो चाहता है अमेरिका को एंगेज करना, और अमेरिका को उसको मालूम है कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इस वजह से वो अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और जो ईरान है उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। बुनियादी तौर पे तो वो डिक्लेयर कर चुके हैं अपनी इंटेंशंस को पाकिस्तान के हवाले से। नेतन्याहू का बयान किसी से ढका छुपा नहीं है, और जो ईरान के हवाले से तो आपके सामने ही है सब कुछ, लेकिन इस सारी जंग के अंदर उनके जो मज़कूरा टारगेट थे वो हासिल नहीं कर पाए, और अब अमेरिका को एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका खित्ते में फंसता चला जा रहा है, और यही वजह है कि अमेरिकी सदर इस टाइम पे कोशिश करके एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड विक्ट्री अनाउंस करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान उनको निकलने नहीं दे रहा, और ईरान ये कह रहा है कि खित्ते के अंदर तमाम बेसिस को आप ख़त्म करें, हमारी कॉम्पनसेशन दें। लेकिन इस सब के अंदर देखिए इसराइल और इंडिया का एक बड़ा कुर्बत सामने देखने में आई, खासतौर पे जब ये हमले शुरू हुए तो आपको याद है कि पाकिस्तान पे जब अफगानिस्तान ने ऐन मगरिब के वक्त अफ्तार के वक्त हम पर हमला किया 16 जगह पे, तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी बाकायदा इजराइल मौजूद था, और इजराइल में भी मोदी को कोई अच्छे अल्फाज में नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आप देखें कि जब वो कनेसेट में खिताब करने गया तो वहाँ पार्लियामान के जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने वहाँ से वॉकआउट कर दिया, जो कि इंतहाई मेरे ख्याल में एक हजीमत आमेज लम्हा था। और यही वजह है कि सोनिया गांधी एक्सप्रेस अखबार के अंदर नरेंद्र मोदी को बड़े आड़े हाथों लेती हैं, और इसी तरह अपोजिशन इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को कह रही है कि आप एक आलमी क्रिमिनल के साथ जफियां डाल रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप भारत की जो आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसी, उसको आपने अब एक किस्म का आपने उसके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। लेकिन अभी इजराइल की ये सपोर्ट आप देखें ये बिल्कुल जारी है, और ये लग रहा है ये यकीनी तौर पर अब्दुल्ला साहब इजराइल की सपोर्ट जारी है। और जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, जो हालात वाकयात मंजरनामा बन रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान प्रॉक्सी बना हुआ है उसकी इंडिया की, और फिर इनको इसराइल की सपोर्ट हासिल है, आपको नहीं लगता कि खित्ते में ये आर्म रेस को बढ़ावा देगा?
जी, ये तो इसको बढ़ा दिया है ना जी, ऑलरेडी बढ़ा दिया है। आप देखें अफगानिस्तान को एक तरफ तो जहां पैसे मिल रहे हैं इंडिया से भी, इजराइल से, वहां उसको टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है। और यही वजह है कि उसके पास अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई, अक्टूबर में उनके पास ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इस 4-5 माह के अंदर उन्होंने अपने आप को दोबारा मुस्तहकम किया। भारत ने और इजराइल ने मिलकर उनको सपोर्ट किया, और ये तमाम दहशतगर्द जिनके मुतलिक अभी तो रूसी वजारत खारजा भी बड़ी वाज़ेह बता चुकी है कि तकरीबन 23,000 दहशतगर्द, जिनमें से आधे से ज्यादा गैर मुल्की हैं, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और बाकायदा भारत उनको सपोर्ट कर रहा है। अब हम ये भी देखते हैं कि अब जो यूनाइटेड नेशन के अंदर ये बात आ रही है कि वो अफगानिस्तान के लोग जो पहले सैंक्शन लिस्ट के ऊपर थे उनका नाम हटा दिया जाए। अब ये कौन ला रहा है, ये इस किस्म की करारदादें और क्यों लाई जा रही हैं एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बाकायदा एक चटकलिश चल रही है और पाकिस्तान अपने मखसूस अहदाफ को हासिल कर रहा है। अभी तक हमने तकरीबन 78 के करीब अपने जो मखसूस अहदाफ हैं उनको हासिल कर लिया है। हमने काफ़ी जगह न्यूट्रलाइज किया है, कंधार में, पक्तिया के अंदर, खोस्त के अंदर, दीगर जगह के ऊपर, काबुल के अंदर, निंगरहार के अंदर, ये सारी जगह पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। और इसी वजह से ऑपरेट कर रहा है कि हम दहशतगर्दों की लानत से अपने आप को छुटकारा डालना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जब से ईरान की जंग शुरू हुई है, क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे खलीजी ममालिक हैं जो बलूचिस्तान की बढ़ोतरी को नहीं देख सकते, और यही वजह है कि आप देखें कि अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उस अंदाज में नहीं हो रही जिस तरह से पहले हो रही थी। और जब से पाकिस्तान ने टारगेट करना शुरू किया है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को, तो उसके बाद आपने देखा कि कैसे KPK के अंदर और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के अंदर एक वाज़ेह कमी। ठीक है, दहशतगर्दी के वाकयात में एक वाज़ेह और गहरी जो है वो कमी देखी जा रही है ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जब से जारी है। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद साहब मौजूद थे और अब्दुल लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इस पर अपना तज़िया पेश कर रहे थे। आप दोनों का